हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका एजुकेटर कमलाक्ष झा। 3 और 4 दिसंबर 2020 का जो करंट अफेयर्स का लेक्चर है वो आप अब यहां पर देखने जा रहे हैं। और देखिए, ये वाला जो लेक्चर मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूं, अगर आप किसी भी सरकारी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और रेगुलरली इस लेक्चर को देखेंगे तो आपका सिलेक्शन 100% गारंटी होगा और आपको कहीं से भी करंट अफेयर्स प्रिपेयर करने की आवश्यकता नहीं होगी। और इसी चैनल पर, करंट अफेयर्स बाय कमलाक्ष झा चैनल पर, मैं एक और वीडियो अलग से प्रोवाइड कराता हूं जो सुबह 4:30 बजे आपके पास आपको मिलता है। उस वीडियो में मैं डिटेल में प्रीलिम्स और मेंस दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से करंट अफेयर्स की तैयारी करवाता हूं। वो वीडियो उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट होता है जो यूपीएससी सिविल सर्विसेज या स्टेट सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हैं। और ये वाला जो वीडियो है, इस वीडियो में जैसे कि स्टेट सिविल सर्विसेज पॉइंट ऑफ व्यू से जो फैक्चुअल जो करंट अफेयर्स होते हैं वो पूरी चीज आपको मिल जाती है। और चाहे आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो, रेलवेज की, बैंकिंग की, किसी भी सरकारी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, इसको अगर आप रेगुलरली देखेंगे 100% गारंटी आपका सिलेक्शन होगा, राइट। क्योंकि इसको देखने के बाद रेगुलरली आपको कहीं से भी करंट अफेयर्स को प्रिपेयर नहीं करना है, करंट अफेयर्स की पूरी प्रॉब्लम आपकी खत्म हो जाएगी। तो चलो, आपका समय ना वेस्ट करते हुए फटाक से लेक्चर को शुरू कर लेते हैं। गाइस देखिए, यहां पर बात हो रही है इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन के बारे में। डायरेक्टली क्वेश्चन आता है कि ये फलाना टर्म अभी रिसेंटली न्यूज में था, किससे रिलेटेड है ये। तो देखो, जनरली जो दवाई जो मार्केट में रिलीज होती है, दवाई, उस दवाई को रिलीज होने के लिए बहुत समय लगता है। कई बार महीने लग जाते हैं, कई बार साल लग जाते हैं। जब एक दवाई एक कंपनी ने बना ली, बट वो दवाई जब मार्केट में बिकेगी तो वो उसके पीछे पूरी प्रोसेस होती है। अथॉरिटीज वगैरह, जो रेगुलेटरी अथॉरिटीज है, वो चेक करती हैं कि कहीं इस दवाई से सिटीजन्स का नुकसान तो नहीं हो सकता, कोई साइड इफेक्ट तो नहीं है, कोई दूसरी प्रॉब्लम तो नहीं हो जाएगी सिटीजन्स के बीच में, कोई डेथ तो नहीं हो जाएगी। तो पूरी चीजों को देखने के बाद एक दवाई को, या फिर वैक्सीन हो गया या कोई मेडिकल डिवाइस हो गया, तो हेल्थ केयर सेक्टर से रिलेटेड जो चीजें होती है ना, तो उसको रिलीज मार्केट में जब भी किया जाता है जब पूरी तरह से श्योरिटी हो जाए कि हाँ, ये इसके नुकसान नहीं होंगे, यानी कि या फिर इसके नुकसान भी है तो पहले पता लग जाए कि क्या क्या नुकसान है इसके, उसके बाद फिर रिलीज की जाए, राइट। बट क्या होता है, कभी कभी ऐसे केसेस होते हैं जिस बीच बहुत ही ज्यादा आवश्यकता होती है दवाइयों की। जैसे अभी का केस, अभी के केस में कोरोना वायरस की वैक्सीन की बहुत ज्यादा डिमांड है, बहुत ज्यादा नीड है, राइट, आवश्यकता है लोगों की। तो ऐसे केसेस को इमरजेंसी केस कहा जाता है। तो इमरजेंसी के समय पर जब किसी दवाई को अप्रूव किया जाता है, तब उस पूरी प्रोसेस को इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन कहा जाता है। सिंपल सी चीज, बस ये आप ध्यान में रखना। बट इसका मतलब ये नहीं है कि जो अभी जो इमरजेंसी बेस पर जो दवाई रिलीज कर दी जाएगी मार्केट में, उसके पीछे कोई जो है वो टेस्टिंग नहीं होगी। होगी टेस्टिंग, बट उतनी नहीं होगी जितनी नॉर्मली, जो जनरली हम लोग देखते हैं ना, मेडिसिन रिलीज होती है मार्केट में, तो उसके कंपैरिजन में थोड़ी कम होगी। और इसमें एक और चीज ये रहती है कि जब इस प्रकार की जो मेडिसिन या वैक्सीन जब रिलीज की जाती है इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन के आधार पर, तो उस बीच जो भी कंट्री ऐसी दवाइयों को रिलीज करती है अपने सिटीजन्स के बीच में, यानी कि सिटीजन्स को प्रोवाइड कराती है उन दवाइयों का एक्सेस, तो उनको क्लियरली पहले मीडिया में बता दिया जाता है, बोल दिया जाता है कि अगर आप ये मेडिसिन ले रहे हैं तो आप ये अपनी रिस्क पे ले सकते हैं। आपके पास चॉइस है, आपको लेना है तो लें, वरना मत लें। ये आपकी रिस्क के ऊपर होगा, क्योंकि इस मेडिसिन के बारे में अभी प्रॉपर साइड इफेक्ट्स क्या होंगे इसके या क्या इफेक्ट्स हैं इसके, उसके बारे में कोई जानकारी इतनी नहीं है, राइट। जितनी नोन जानकारी होती है उनको, रिसर्चर्स को, साइंटिस्ट को, तो वो पूरी चीज बता देते हैं पहले ही कि इतनी चीजों के बारे में पता है कि इसके क्या साइड इफेक्ट्स होंगे और किस प्रकार से ये हेल्पफुल होगी। बट और भी इसमें कुछ चीज हो सकती है, उसके बारे में क्लियरली बोल देते हैं कि उसके बारे में अभी हमें नहीं पता, अभी हम इसको कंक्लूड नहीं करेंगे, अगर आपको लेना है तो आप ले सकते हो। तो ऐसी चीज होती है। और अभी ब्रिटेन के अंदर, यूनाइटेड किंगडम के अंदर, ये वाली जो इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन की एक वैक्सीन है, पी-फिजर वैक्सीन, अभी रिलीज की गई है। और इंडिया के लिए भी हम लोगों ने इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन पर काम कर रहे हैं कि हमारे इंडिया के अंदर भी वैक्सीन जो है वो रिलीज होगी, और वो इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन पर ही होगी। इसमें एक चीज तो ये होती है, यानी कि 3 बार ट्रायल्स होना जरूरी है वैक्सीन का, और उसी के बाद फिर ये इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन में लाई जाती है, राइट। बट हाँ, इसके खतरे तो होते हैं, और अननोन खतरे होते हैं जिसके बारे में कोई जानकारी नहीं है अभी। तो सिर्फ इतनी सी चीज आप थोड़ी सी ध्यान में रखिएगा इसके बारे में। और इंडिया के अंदर सेंट्रल ड्रग्स कंट्रोल स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, CDSCO, सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, ये रेगुलेटरी अथॉरिटी है जो कि इस प्रकार की जो मेडिसिन हो गई, वैक्सीन हो गई, या डायग्नोस्टिक टेस्ट हो गया, या मेडिकल डिवाइस हो गई, उसको अप्रूवल देती है, यानी कि इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन के लिए। तो ये बॉडी का नाम भी आप थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, राइट। तो ये चीज है। और ब्रिटेन के अंदर, यूके के अंदर अभी पी-फिजर नाम की वैक्सीन जो है उसको पब्लिक के बीच में रिलीज करने के लिए इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन जो है वो मिला है, और ये पब्लिक के बीच में रिलीज हो रही है।
और ये भी याद रखना, ब्रिटेन पहली कंट्री है जहां पर ये वैक्सीन जो है वो रिलीज की गई है। तो ये वाली चीज आप लोग को थोड़ी सी पता होनी चाहिए। आगे की बात करें, इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज, दिव्यांगजन का जो अंतरराष्ट्रीय दिवस जो है वो कब मनाया जाता है? तो 3 दिसंबर आपको याद रखना है, 3 दिसंबर को मनाया जाता है। और एक इंपॉर्टेंट चीज कि इसकी थीम क्या है गाइस, तो देखो मैं आपको बता दूं कि जो भी स्टूडेंट हिंदी मीडियम से इस एग्जाम को लेकर आए, आप जो भी इंटरनेशनल थीम जो होती है ना उसको इंग्लिश में एक बार देख लिया करो, क्योंकि कई बार स्टूडेंट्स के बीच में मैंने अक्सर कंप्लेंट्स सुनी है। स्टूडेंट्स बोलते हैं कि सर हमने थीम तो पढ़ के गए थे बट मतलब उसमें ऑप्शन में ऐसा कोई थीम लिखी नहीं थी जो हम पढ़ के गए। तो देखो क्या होता है, कभी कभी ट्रांसलेशन में वर्ड्स इधर उधर हो जाते हैं, तो इसीलिए जितनी भी इंटरनेशनल थीम्स होती है उसको आप इंग्लिश में जरूर देखा करो। तो इसकी जो इंटरनेशनल थीम है दिव्यांगजन दिवस की, अंतरराष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस की, ये है बिल्डिंग बैक बेटर टुवर्ड्स अ डिसेबिलिटी इंक्लूसिव एक्सेसिबल एंड सस्टेनेबल पोस्ट कोविड-19 वर्ल्ड। और यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा 1992 में पहली बार इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी ऑब्जर्व किया गया था। इस दिन जो दिव्यांगजन जो पर्सन हैं उनके जो अधिकार हैं, राइट्स हैं, उनको प्रमोट किया जाता है, अवेयरनेस क्रिएट की जाती है अमंग पीपल, लोगों के बीच में, कि एक अच्छा एनवायरमेंट जो है वो प्रोवाइड कराना है दिव्यांगजन पर्सन के लिए जिससे कि वो बेटर तरीके से रह सकें, राइट। तो ये चीज है, तो ये इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। बाकी वर्ल्ड एड्स डे कब ऑब्जर्व किया जाता है? 1 दिसंबर को। वर्ल्ड कंप्यूटर लिटरेसी डे कब ऑब्जर्व किया जाता है? 2 दिसंबर को। और 10 दिसंबर को नेशनल ह्यूमन राइट्स डे ऑब्जर्व किया जाता है। तो ऐसे दिनों के भी आपको पता होना चाहिए कि कौन सा दिन जो है वो किससे रिलेटेड, क्योंकि डायरेक्टली वन डे एग्जामिनेशन में ऐसे क्वेश्चंस आपसे पूछ लिए जाते हैं। 4 धाम प्रोजेक्ट की बात हो रही है, रिसेंटली ये प्रोजेक्ट न्यूज में था। तो किस राज्य में ये 4 धाम प्रोजेक्ट है? उत्तराखंड, आपको याद रखना है, उत्तराखंड में ये 4 धाम प्रोजेक्ट है। 12,000 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है जिसका मेन मकसद है कि रोड्स कनेक्टिविटी जो है वो बेटर बनाई जाएगी, यानी कि एक अच्छा रोड जो है वो तैयार किया जाएगा गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ के बीच में। तो ये वाली चीज भी आप याद रखना, 4 धाम गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ। हालांकि ये एक मतलब कंट्रोवर्शियल टॉपिक भी हो जाता है क्योंकि रामेश्वरम को भी जो है वो एक धाम माना जाता है और दूसरे धाम भी जो है वो कहते हैं कि यानी कि अलग अलग, कुछ लोग जो है वो 4 धाम को कुछ और चीजों से भी कनेक्ट करते हैं, यानी कि दूसरे प्लेसेस हैं तो उससे भी उसको कहा जाता है। बट यहां पर इस प्रोजेक्ट के लिए 4 धाम यात्रा मार्ग प्रोजेक्ट के लिए गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ आपको याद रखना है, ठीक है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। और ऑल वेदर कनेक्टिविटी रोड प्रोवाइड किया जाएगा, यानी कि एक अच्छा रोड बनाया जा रहा है यहां पर। अब बात हो रही है HSN कोड की। तो देखो HSN कोड जैसे ही न्यूज में देखो आपको तुरंत क्लियर होना चाहिए कि एक ऐसा कोड है जो कि जो दूसरी कंट्री से जो सामान हमारे देश में आता है तो वो सामान की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराता है ये कोड। तो ये कस्टम डिपार्टमेंट इस कोड का उपयोग करते हैं। कस्टम डिपार्टमेंट्स होते हैं ना, कस्टम जो जैसे ही वहां पर यानी कि हमारे पोर्ट्स वगैरह में होते हैं और एयरपोर्ट्स वगैरह में, इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स में होती है कस्टम डिपार्टमेंट। तो वो बेसिकली जैसे ही बाहर से कोई सामान आता है तो उस सामान को जो है वो देखा जाता है इस कोड के थ्रू कि वो सामान किस देश से आया है और वो सामान एग्जैक्टली किस नेचर का है, किस टाइप का है, राइट। तो वो HSN कोड के अंदर हम लोग को देखने को मिलता है। HSN एक हार्मोनाइज सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर। तो ये थोड़ा सा इसका फुल फॉर्म याद रखना, कितने डिजिट का ये कोड होता है? 8 डिजिट का ये कोड होता है, आपको ध्यान में रखना है। इसके जो पहले 2 डिजिट है वो क्या डिनोट करते हैं? चैप्टर, HS चैप्टर डिनोट करते हैं। अगले 2 डिजिट हैं वो HS हेडिंग डिनोट करते हैं और लास्ट 2 डिजिट हैं वो सब हेडिंग डिनोट करते हैं। हालांकि ये चीज इंपॉर्टेंट नहीं है, सिंपल सी चीज याद रखना, कस्टम डिपार्टमेंट्स इसका उपयोग करते हैं। ये बेसिकली सामान जो है वो किस देश से आया है, सामान का नेचर क्या है, तो उसकी जानकारी इस कोड के थ्रू पता लगती है। और 8 डिजिट का ये कोड है वो थोड़ा सा आप ध्यान में रखना। HS यानी कि हार्मोनाइज सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर, HSN इसको कहा जाता है और वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ये डेवलप किया गया है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है जिसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। ये इस प्रकार का कोड 8 डिजिट का हम लोग को देखने को मिलता है, 2-2 डिजिट के पेयर में ये कोड होता है HSN कोड, राइट। और टैक्सेशन पर्पस के उपयोग में ये लिया जाता है क्योंकि जो प्रोडक्ट है उसके नेचर को देखा जाता है इस कोड के थ्रू और उसी नेचर को देखते हुए उस पर टैक्स लगाए जाते हैं। कस्टम ड्यूटीज जो होती है ना वो इसी के थ्रू ही जो है वो डिसाइड की जाती है HSN कोड के थ्रू, राइट। इसमें रेट क्या होगा टैक्स का वो आइडेंटिफाई किया जाता है इस कोड के थ्रू, जैसे मैंने आपको बताया, क्योंकि इस कोड के थ्रू पता लगता है कि जो सामान आया है उस सामान का नेचर क्या है, यानी कि कौन सा सामान है वो और किस देश से आया। तो उन सब चीजों को देखते हुए कस्टम एजेंसीज वगैरह, कस्टम अथॉरिटीज वगैरह जो है वो इसका इस्तेमाल करती हैं। तो ये वाली चीज आप लोग को बस पता होनी चाहिए। और इंपोर्ट और एक्सपोर्ट कमोडिटीज में इसका इस्तेमाल किया जाता है कोड का। साइक्लोन बुरेवी, तो इसके बारे में तो कई बार अपन डिस्कस कर चुके हैं डिटेल में।
तो ये इसका नाम किस कंट्री ने रखा है? मालदीव्स। तो मालदीव्स आपको पता होना चाहिए, इसका नाम मालदीव्स ने रखा है। तमिलनाडु में ये कराईकल कोस्ट है। तो देखो ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि कराईकल कोस्ट कहां पर है, तो तमिलनाडु आपको पता होना चाहिए। ये साइक्लोन निवार यहीं पर ही आया था और उसके बाद फिर ये बुरेवी नाम का साइक्लोन जो है वो आ गया, राइट। और ये तीसरा साइक्लोन है जो कि 10 दिन के अंतराल में बना है, राइट। और साइक्लोन के बारे में मैंने काफी डिटेल में पूरी चीज एक्सप्लेन करी हुई है आप लोगों को। जो अगर आप सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं तो आप जो है अपना जो लेक्चर्स है ना, जो डेली जो लेक्चर्स मैं आपको प्रोवाइड कराता हूं, तो उसमें साइक्लोन्स के बारे में पढ़ाया हुआ है और ऊपर से एक अलग वीडियो भी साइक्लोन के बारे में बनाया हुआ है। अब बात हो रही है स्वास्थ्य साथी स्कीम के बारे में। तो ये स्वास्थ्य साथी स्कीम किस राज्य सरकार की है? तो वेस्ट बंगाल, आपको याद रखना है, वेस्ट बंगाल की ये स्वास्थ्य साथी स्कीम है। जैसे आयुष्मान भारत स्कीम है ना, वैसी ही ये स्कीम है। ये बेसिकली लॉन्च की गई थी 2016 में। अभी एक्चुअली में पूरे वेस्ट बंगाल में इसको एक्सपेंड किया जा रहा है, इस स्कीम को, राइट। पूरे वेस्ट बंगाल में सभी सिटीजन को कवर किया जा रहा है। और ये स्कीम जो है वो हेल्थ केयर फैसिलिटी जो है वो प्रोवाइड कराएगी एक फैमिली को 1 साल में 5 लाख तक का हेल्थ सेक्टर के अंदर हेल्थ कवर सेकेंडरी और टर्शरी केयर पे प्रोवाइड किया जाएगा। तो ये चीज, तो वो आयुष्मान भारत जैसी स्कीम है ना, और ऑल ओवर इंडिया के लिए, तो सेम वैसी ही स्कीम ये वेस्ट बंगाल की है। स्कीम का नाम है रखना स्वास्थ्य साथी स्कीम, हम लोग को देखने को मिल रही है ये, ठीक है। आगे की बात करें, एनुअल रैंकिंग हुई है पुलिस स्टेशन की इंडिया के अंदर। नोंगपोक पुलिस स्टेशन ये बेस्ट परफॉर्मर हम लोग को देखने को मिला है। ये नोंगपोक पुलिस स्टेशन जो है वो किस पर्टिकुलर राज्य का है? तो मणिपुर, आपको ध्यान में रखना है, मणिपुर राज्य का है। ये फोटो गलत लगाई गई है, तो मणिपुर बस आप ध्यान में रखना कि ये मणिपुर में हम लोग को देखने को मिलता है। बेस्ट पुलिस स्टेशन जो है ये रिकॉग्नाइज किया गया है। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने रिसेंटली रिलीज करी थी एनुअल रैंकिंग पुलिस स्टेशन की, और एनुअल रैंकिंग जो है वो 2015 से की जा रही है। और ये नोंगपोक सेकमाई पुलिस स्टेशन थाउबल डिस्ट्रिक्ट मणिपुर के अंदर हम लोग को देखने को मिल रहा है, जो कि बेस्ट परफॉर्मिंग पुलिस स्टेशन की कैटेगरी में रखा गया है। और ऑल वुमेन पुलिस स्टेशन जो कि हम लोग को तमिलनाडु के सालेम सिटी में देखने को मिलता है, सूरामंगलम में, तो वो सेकंड जो है वो बेस्ट पुलिस स्टेशन की, बेस्ट परफॉर्मिंग पुलिस स्टेशन की रैंक पे आया है। तो ये वाली चीज बस आप लोग को थोड़ी सी पता होनी चाहिए। अब बताइए कि कौन सी स्टेट है जहां पर लगातार 6 सालों से सबसे ज्यादा डोनर्स मिल रहे हैं, यानी कि ऑर्गन डोनर्स। तो वो हम लोग को तमिलनाडु देखने को मिल रही है। तमिलनाडु में लगातार 6 सालों से सबसे ज्यादा ऑर्गन डोनर्स हम लोग को देखने को मिल रहे हैं, यानी कि सबसे ज्यादा ऑर्गन डोनेशन कहां से किया जा रहा है, किस राज्य से? तमिलनाडु से, राइट। तो ये चीज आप लोग को थोड़ी सी पता होनी चाहिए। इसके अलावा गाइस मेरा आपसे एक क्वेश्चन है छोटा सा, नीचे कमेंट बॉक्स पर आंसर लिख कर बताइए। आंध्र प्रदेश, केरला, तमिलनाडु और पंजाब, इनके चीफ मिनिस्टर का नाम बताइएगा, इनके गवर्नर का नाम नीचे कमेंट बॉक्स पे लिखकर बताइएगा। और बताइएगा कि ये चारों राज्य जो है वो किन किन चीजों के लिए फेमस है, राइट। तो ये चारों राज्य आप लिखिए और किन किन चीजों के लिए फेमस है। जितनी जानकारी आपको मिल रही है सर्च करके, थोड़ा सा आपका आज का एक टास्क है, ये आप जरूर बताइए, क्योंकि ये वाली चीज भी काफी ज्यादा हेल्पफुल होती है और इंपॉर्टेंट होती है, राइट। आगे की बात करें, कुछ दिनों पहले अपन ने डिस्कस किया यूनाइटेड स्टेट्स एयर क्वालिटी इंडेक्स के बारे में। तो इसमें लार्जेस्ट पोल्यूटेड सिटी पूरे दुनिया भर में कौन सी है इस पर्टिकुलर इंडेक्स के अकॉर्डिंग? तो लाहौर, इसके बारे में अपन ने डिस्कस किया था। दूसरे नंबर पर न्यू दिल्ली है, तीसरे नंबर पर नेपाल की काठमांडू है। तो ये चीज आप लोग को थोड़ी सी पता होनी चाहिए इसके बारे में। प्रोफेसर संगीता श्रीवास्तव, इनको अपॉइंट किया गया है पहली वुमेन वाइस चांसलर किस यूनिवर्सिटी की हमें देखने को मिल रही है? तो इलाहाबाद प्रयागराज यूनिवर्सिटी की हमें देखने को मिल रही है। तो ये चीज आप थोड़ी सी ध्यान में रखिएगा। प्रोफेसर संगीता श्रीवास्तव जी पहली वुमेन वाइस चांसलर ये हैं, हम लोग को देखने को मिल रही है। और उत्तर प्रदेश की बेसिक डिटेल आपको पता होनी चाहिए, उनके चीफ मिनिस्टर का नाम, उनके गवर्नर का नाम, कैपिटल पता होनी चाहिए, राइट। और कुछ बेसिक जानकारी उत्तर प्रदेश से रिलेटेड आपको पता होनी चाहिए, राइट। अब गाइस 4 दिसंबर की न्यूज को देखते हैं। तो देखिए डीएम अभी रिसेंटली न्यूज में थी। क्या है ये? फेसबुक की क्रिप्टो करेंसी लिब्रा का नया नाम है। तो फेसबुक की क्रिप्टो करेंसी का क्या नाम है? लिब्रा, और उसका नया नाम डीएम। तो ये चीज आप लोग को थोड़ी सी पता होनी चाहिए, क्योंकि डायरेक्टली ऐसे क्वेश्चन जो है वो पूछ लिए जा सकते हैं। और क्रिप्टो करेंसी जैसे कि बिटकॉइन होती है ना, वैसे ही ये क्रिप्टो करेंसी हम लोग को देखने को मिलती है। मेरे ख्याल से कल के लेक्चर में भी मैंने आपको क्रिप्टो करेंसी के बारे में कुछ चीजों के बारे में बताया था, राइट। तो क्रिप्टो करेंसी यही वाली चीज होती है। क्रिप्टो करेंसी का इस्तेमाल कौन लोग करते हैं? ज्यादातर हैकर्स लोग करते हैं, क्योंकि इसको ट्रैक करना मुश्किल होता है। बट हाँ, क्रिप्टो करेंसी के इस्तेमाल जो है वो, और आजकल जो है वो अलग अलग वेरियस हम लोग को कंपनीज वगैरह के थ्रू भी देखने को मिल रहा है, राइट, जो लीगलाइज कर रही है बहुत सारी ऐसी क्रिप्टो करेंसी। जैसे कि रशिया की तरफ से हम लोग को एक लीगलाइज क्रिप्टो करेंसी देखने को मिलती है, एथीरियम, जिसके बारे में कल ही मेरे ख्याल से अपन ने डिस्कस किया था, आपको शायद याद आ रहा हो, राइट। तो क्रिप्टो करेंसी फेसबुक की जो है वो कौन सी है? लिब्रा, और उसका जो नया नाम है वो डीएम हम लोग को देखने को मिल रहा है, राइट।
तो ये चीज आप लोग को पता होनी चाहिए इसके बारे में। और डीएम जो है वो लैटिन टर्म है डे का, यानी कि दिन जो है उसको डीएम कहा जाता है, दिन का लैटिन टर्म डीएम है। आगे की बात करें 3RF फ्रेमवर्क, अभी रिसेंटली न्यूज में था। क्या है ये फ्रेमवर्क? तो 3RF का मतलब क्या है? रिफॉर्म, रिकवरी, रिकंस्ट्रक्शन, यानी कि 3R, रिफॉर्म, रिकवरी, रिकंस्ट्रक्शन। ये चीज आपको याद रखनी है, ये 3R है और एक फ्रेमवर्क तैयार किया जा रहा है। यूनाइटेड नेशन का फ्रेमवर्क है जिसके तहत बेरूट को रिवाइटलाइज किया जा रहा है। बेरूट, आपको पता होगा इसकी लेबनान के अंदर बेरूट में एक बहुत बड़ा धमाका हुआ था। इसी साल अपन ने इसके बारे में डिस्कशन भी किया था, कुछ महीनों पहले की बात है। तो उस धमाके में पूरी चीज जो है वो तबाह हो गई थी और तबाह होने के बाद अभी यूनाइटेड नेशन जो है ये दोबारा से बेरूट को ठीक कर रही है, यानी कि जो नुकसान हुआ था उसको दोबारा से ठीक किया जा रहा है। तो उसी का ही ये 3RF फ्रेमवर्क है, तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। यूनाइटेड नेशंस, वर्ल्ड बैंक और यूरोपियन यूनियन ने मिलकर इस फ्रेमवर्क को जो है तैयार किया है कि जिसके चलते ये ठीक हो जाए, यानी कि जो नुकसान हुआ है। यहां पर 4 अगस्त 2020 को एक डेडली ब्लास्ट हुआ था बेरूट के अंदर, जहां पर काफी सारे लोगों की मौत हो गई थी, राइट। 200 से ज्यादा लोगों की मौत हुई थी, बहुत बुरी स्थिति हुई थी। तो अभी वहां पर पूरा नुकसान हो गया था, तो उस नुकसान को, यानी कि जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह डैमेज हुआ था, तो उसको ठीक करने के लिए जो है ये 3RF फ्रेमवर्क हम लोग को देखने को मिल रहा है। तो ये चीज बस आप लोग को सिंपल सी पता होनी चाहिए और ये थोड़ा याद रखना कि ये फ्रेमवर्क यूनाइटेड नेशन, वर्ल्ड बैंक और यूरोपियन यूनियन का है, ठीक है। गाइस, बात हो रही है एरेसीबो टेलीस्कोप के बारे में। तो ये दूसरा सबसे बड़ा सिंगल डिश रेडियो टेलीस्कोप है पूरे दुनिया भर का। अभी रिसेंटली ये टेलीस्कोप टूट गया है क्योंकि काफी कमजोर हो गया था, काफी पुराना ये टेलीस्कोप है, कमजोर हो चुका था। हालांकि अथॉरिटीज ने कहा भी था कि इसकी मरम्मत की जाए, बट इग्नोर किया गया अथॉरिटीज के रिकमेंडेशन को। तो फिर इसके कारण अभी ये टूट गया है। टूटने की वजह क्योंकि इसने काफी सारे अर्थक्वेक झेले हैं, इसने कई बार हुरिकेन्स वगैरह को झेला है, यानी कि तूफान वगैरह को झेला है, राइट। तो उसके कारण ये कमजोर हो गया था और ये टूट गया है। और यूनाइटेड स्टेट्स नेशनल साइंस फाउंडेशन का ये टेलीस्कोप है, ना कि रशियन का। तो बी वाला स्टेटमेंट यहां पर गलत है। तो यूनाइटेड स्टेट्स का ये टेलीस्कोप है। इसने एक बहुत इंपॉर्टेंट खोज करी थी, वो ये थी कि मरकुरी 59 डेज में रोटेट होती है, यानी कि मरकुरी घूमती है 59 डेज में, ना कि 88 डेज में। एक्चुअली में 88 डेज जो है वो कहा जाता था कि मरकुरी घूमती है, बट इसने एग्जैक्टली बताया कि ओरिजिनल कैलकुलेशन जो, यानी कि और एक्यूरेट कैलकुलेशन जो इसके द्वारा दिया गया था मरकुरी का, वो 59 डेज का दिया गया था। तो ये एक बड़ी खोज जो है वो इसके द्वारा की गई थी और स्पेस की फील्ड में काफी सारी खोज जो है वो इस टेलीस्कोप ने की है। तो यूनाइटेड स्टेट्स का ये टेलीस्कोप है, ये वाली चीज आप थोड़ी सी याद रखिएगा इसके बारे में। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने रेपो रेट को 4% रखा है और ये चेंज नहीं किया है रेपो रेट में। तो आपको बताना था रेपो रेट क्या होता है। तो रेपो रेट यानी कि ऐसा रेट जिस पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बैंक्स को लोन देती है, राइट, यानी कि पैसा देती है, लैंड करती है, जिस रेट पर लोन देती है, राइट, उधार देती है। तो आपको तो ये रेपो रेट की डेफिनेशन के बारे में मैंने बताया, बट आप कहीं पर लिखो, आपके लिए होमवर्क है। स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो SLR क्या होता है, उसकी पूरी डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए। बैंक रेट की डेफिनेशन पता होनी चाहिए। रिवर्स रेपो रेट की आपको डेफिनेशन पता होनी चाहिए। ये सब काफी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिसके बारे में आपको आइडिया होना चाहिए, क्योंकि ऐसी चीजें अक्सर एग्जाम में आपसे पूछ ली जाती हैं, राइट। तो इसके बारे में आप थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। रिवर्स रेपो रेट जो है वो है 3.35% पर, और बताया जा रहा है कि बैंक रेट और मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी ये भी 4.25% पर ही रखे गए हैं। तो ये चीज हम लोग को देखने को मिली है, जिसके बारे में आपको एक जानकारी, आइडिया होना चाहिए। अब देखिए, ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2020 में किस देश ने टॉप किया है? तो अफगानिस्तान टॉप नंबर पर है। अफगानिस्तान के अंदर हम लोग को देखने को मिल रहा है कि टेररिज्म जो है वो काफी ज्यादा है, राइट, अफगानिस्तान के अंदर। और सेकंड नंबर पर इराक है, तीसरे नंबर पर नाइजीरिया, 8वें नंबर पर टेररिज्म के मामले में इंडिया है। अफगानिस्तान की कैपिटल काबुल, यहाँ की करेंसी अफगानी, और यहाँ के प्रेसिडेंट अशरफ घानी, राइट। तो ये यहाँ के प्रेसिडेंट हम लोग को देखने को मिलते हैं। तो ये चीज है जिसके बारे में आपको एक जानकारी, आइडिया होना चाहिए। और अप्रैल से सितंबर 2020 में किस कंट्री ने सबसे ज्यादा FDI इंडिया में, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इंडिया में भेजा था? तो वो सिंगापुर है, आप लोग को पता होना चाहिए। लार्जेस्ट सोर्स ऑफ FDI इन इंडिया, यानी कि सबसे ज्यादा जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इंडिया में जो आया है वो सिंगापुर की तरफ से आया है अप्रैल से सितंबर 2020 के पीरियड में। तो सिंगापुर आपको पता होना चाहिए, राइट। इसके अलावा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की डेफिनेशन क्या है, नीचे कमेंट बॉक्स पर इसकी डेफिनेशन दीजिए आप। दूसरे नंबर पर अमेरिका है, तीसरे नंबर पर मॉरिशियस। सिंगापुर की अगर हम अपन बात करें तो सिंगापुर की कैपिटल जो है वो
सिंगापुर सिटी हम लोग को देखने को मिलती है, इसकी करेंसी है सिंगापुरियन डॉलर और इसके प्रेसिडेंट है हलीमा याकूब, प्राइम मिनिस्टर ली हिसन लुंग, तो इसके प्राइम मिनिस्टर का नाम है। तो ये वाली चीज आपको थोड़ी सी पता होनी चाहिए। किस कंट्री ने अभी क्लाइमेट इमरजेंसी अनाउंस करी है? तो न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड ने क्लाइमेट इमरजेंसी अनाउंस करी है, तो ये चीज आपको थोड़ी सी पता होनी चाहिए। इसके पीछे का लॉजिक क्या है? तो देखो, क्लाइमेट चेंज के कारण हम लोग को क्या देखने को मिल रहा है? टेम्परेचर राइज हो रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है। टेम्परेचर बढ़ रहा है तो ग्लेशियर्स हैं वो मेल्ट हो रहे हैं, ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं तो सी लेवल इंक्रीज हो रहा है। और न्यूजीलैंड एक ऐसी कंट्री है जो हम लोग को यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया से, अगर आप थोड़ी सी देखेंगे ईस्ट की तरफ ऑस्ट्रेलिया से, तो आपको न्यूजीलैंड कंट्री दिखाई देगी, राइट। तो ये न्यूजीलैंड कंट्री है, तो इसको आप अभी अगर आपके सामने दीवार पर मैप है तो जाकर न्यूजीलैंड कंट्री को देखिए, राइट। तो आप देख सकते हैं कि आइलैंड कंट्री है, तो इसको डर है कि ये क्लाइमेट चेंज के कारण नीचे ना चली जाए पानी के, तो इसलिए इसने क्लाइमेट इमरजेंसी जो है वो डिक्लेयर करी है, राइट। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। इसकी कैपिटल जो है वो है वेलिंगटन। वेलिंगटन इसकी कैपिटल हम लोग को देखने को मिलती है न्यूजीलैंड की, ये वेलिंगटन, ये आपको दिखाई दे रही है। इसकी करेंसी की बात करें डॉलर है, और आगे इसके प्रेसिडेंट जो है वो है जेसिंडा आर्डर्न। तो ये सब बेसिक फैक्ट्स भी आप लोग को पता रहना चाहिए, राइट। पहले क्रिकेटर जिन्होंने फास्टेस्ट 12,000 ओडीआई रन्स जो है वो कंप्लीट किए हैं, तो वो कौन है पहले क्रिकेटर? तो देखिए विराट कोहली है। तो विराट कोहली पहले क्रिकेटर है जिन्होंने फास्टेस्ट 12,000 ओडीआई रन्स जो है वो अपने कंप्लीट कर लिए हैं। तो 12,000 रन जो है बहुत तेजी से इन्होंने बनाए हैं, और 22,000 फास्टेस्ट रन जो है वो क्रिएट करने वाले जो प्लेयर हैं तो वो सचिन तेंदुलकर जी हैं। तो इनके बारे में भी आप लोग को पता होना चाहिए, राइट। तो ये चीज है। इसके अलावा जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉपरेशन के किनको अपॉइंट किया गया है जनरल सेक्रेटरी? तो आपको पता होना चाहिए हुसैन इब्राहिम ताहा, तो इनको अपॉइंट किया गया है ओआईसी के जनरल सेक्रेटरी के पद के लिए, राइट। तो ये चीज आप लोग को पता होनी चाहिए। इसके अलावा इमरान ख्वाजा की बात करें तो पहले डेप्यूटी चेयरमैन है ये आईसीसी के। आरिफ अलवी की बात करें तो प्रेसिडेंट है ये पाकिस्तान के। तो ये सब नाम वगैरह भी आप लोग को थोड़ा सा पता होना चाहिए, अवगत रहना चाहिए कि यानी कि न्यूज में जो नाम चल रहे हैं ना, तो उसके बारे में भी आपको थोड़ी जानकारी होनी चाहिए। गाइस, किस ऑर्गेनाइजेशन ने लॉन्च किया है फ्यूचर ऑफ रीजनल कॉपरेशन इन एशिया एंड पैसिफिक, इस बुक को? तो इस बुक को लॉन्च किया है एशियन डेवलपमेंट बैंक ने। इसका हेडक्वार्टर मनीला फिलीपींस में है। ये एस्टैब्लिश हुई थी 19 दिसंबर 1966 में। तो ये बेसिक फैक्ट्स है गाइज, ये सब चीजें आप लोग को वनडे एग्जामिनेशन के लिए पता होनी चाहिए। सो गाइज, ये था अपना आज का लास्ट टॉपिक, और आपको लेक्चर कैसा लगा है नीचे कमेंट बॉक्स पर लिखकर जरूर बताइएगा, और लाइक का बटन हिट कीजिएगा और शेयर जरूर करिएगा गाइज लेक्चर, राइट। और अब अपन मिलेंगे कल, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे अहेड, टाटा।